हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसी को हम लोग कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह देते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग लास्ट में एक एग्जांपल भी लेंगे, जो कि बेसिकली एक मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसी में से एक एग्जांपल होगा। एग्जांपल बहुत इजी है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ के कैसे डिसाइड करना है, कैसे पता करना है कि क्या क्या डेटा दिए हुए हैं और क्या क्या हम लोग के काम के मतलब काम के डेटा कैसे निकालने। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक छोटा सा इंट्रो अपना दे देना चाहता हूँ। यार, मेरा नाम हर्ष कुमार है एंड मैं आईआईटी रुड़की बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ आईआईटी रुड़की से। एंड मैं जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस रैंक आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आज हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे कि एकेडमिक पर्सपेक्टिव क्या है यार इस चीज को पढ़ने का। ठीक है, मतलब इसका यूज क्या है, मतलब इसका मोटिव क्या है। तो गाइस, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि इसका कितना यूज है, इसका कितना ही मतलब कितना ही इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैं बस इतना बोलूंगा कि जैसे जैसे आप हम लोग चैप्टर में प्रोसीड करते जाएंगे, आपको इस बात का खुद फील आने लगेगा कि यार ये हर जगह ही आ रहा है, किसी ना किसी फॉर्म में इसका यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब जाहिर सा बात है, मैं उसका एक्सपीरियंस, मैं फ्यूचर का एक्सपीरियंस आपको अभी नहीं दे सकता हूँ। तो मैं बस अभी इतना कहूंगा कि अभी के लिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा। खैर, इस पे हम लोग वैसे हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शायद पहले पढ़े हैं हम लोग 11 12 में। तो वो बेसिकली ऐसे जो कर्व्स होते हैं, बेसिकली ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही होते हैं। ठीक है, आप लोग शायद पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ ऐसा टाइप का बनता है। ठीक है, ऐसा टाइप का बनता है। ठीक है, तो खैर, ये भी हम लोग टॉपिक को अलग मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग ही टॉपिक है। इसको हम लोग अभी अपकमिंग वीडियोज में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो गाइस, अभी के लिए तो इसको हटाते हैं और हम लोग अपना फोकस करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। कि भाई, पहले ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, समझते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं, आप लोगों ने रैंडम वेरिएबल्स पढ़ लिया। रैंडम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता था, जिसको मैंने ऐसे बताया था कि यार किसी भी रैंडम वेरिएबल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर एस क्या होता था, कोई भी सैंपल पॉइंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमको पता ही। नोटेशन है रैंडम वेरिएबल का। किसी भी रैंडम वेरिएबल को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। और वो बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसके इनपुट में हम लोग कोई भी सैंपल स्पेस पे सैंपल पॉइंट्स डालते हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता ही है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स्ट्रा क्या काम करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी आपको रैंडम वेरिएबल दिया होगा। ठीक है, आपको बस क्या करना है, कोई भी रैंडम वेरिएबल आपको दिया होगा, आपको उस रैंडम वेरिएबल को उसके प्रोबेबिलिटी के साथ लिख देना। यानी आपको कोई भी रैंडम वेरिएबल दिया होगा, आपको उस रैंडम वेरिएबल को उसके प्रोबेबिलिटी के साथ लिखना होगा, यानी बेसिकली उसका प्रोबेबिलिटी लिखना होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, इसी को जो आप लिख दीजिएगा, इसी को हम लोग कह देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम लोग कह देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली कोई रैंडम वेरिएबल दिया होगा। ठीक है, जिसको हम लोग अभी इससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको उस रैंडम वेरिएबल का क्या करना है, आपको उस रैंडम वेरिएबल का को उसके प्रोबेबिलिटी के साथ लिख देना है, यानी उस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी लिख देना है px। ठीक है, और इस टोटल चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं यार मैं, कि किसी भी रैंडम वेरिएबल को अगर उसके प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा जाए। ठीक है, तो अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल को हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी के साथ लिख दे, यानी उसका प्रोबेबिलिटी लिख दे, तो इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब गाइस, मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, शायद डिफरेंस समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेने से आपको सबसे समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी के लिए तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सा वही एग्जांपल है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, 2 कॉइन्स आर, सॉरी, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। मैं सिंपल सा भी एग्जांपल ले लूंगा, समझाने के लिए ज्यादा पेचीदा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड और मैं आपको एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके दे दे रहा हूँ एक्स, जिसका फंक्शन रूल है कि ये नंबर ऑफ हेड्स को बताता है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एक्स का। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि हमको रैंडम वेरिएबल क्या दिया हुआ क्वेश्चन में।
तो आपको दिख रहा है कि हमको रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है x, और उसका फंक्शनल रूल आपको ढूंढना होगा कि और उसका फंक्शनल रूल क्या है, आपको यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको ये देखना है क्वेश्चन में ढूंढ के कि हमारा कौन सा रैंडम वेरिएबल है, और रैंडम वेरिएबल अगर आपने ढूंढ लिया तो उसके बाद आपको देखना है कि उसका फंक्शनल रूल क्या है। तो यहाँ पर चूंकि हमको डायरेक्टली दिया हुआ कि रैंडम वेरिएबल x है और उसका फंक्शनल रूल नंबर ऑफ हेड्स है, पर असली क्वेश्चन आपको ढूंढना हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए पहला स्टेप हम लोग का खत्म हो गया कि हमका रैंडम वेरिएबल x है और नंबर ऑफ हेड्स उसका फंक्शनल रूल। दूसरे स्टेप में हम लोग को बेसिकली इवेंट को पहचान के सैंपल स्पेस देखना है। इवेंट हमारा 2 पॉइंट्स का टॉस्ड है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एच एच, टी टी, एच टी और डी एच, यही चार होगा। तो आप दूसरा स्टेप में क्या है कि आपको सैंपल स्पेस सॉरी इवेंट को पहचान के सैंपल स्पेस लिखना है। फिर तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, उस सैंपल स्पेस में जो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स है उसको उस रैंडम वेरिएबल जो आपने पहचाना है उस रैंडम वेरिएबल में इनपुट डालना है, और उससे उससे करस्पॉन्डिंग जो भी रियल नंबर है जो आउटपुट आ रहा है उसको लिखना है। तो वही काम करते हैं। तो एक्स से कौन कौन सा आउटपुट आ सकते हैं यार, मुझे बताना। तो सारे सैंपल पॉइंट्स को आप एक एक करके एक्स में इनपुट डालिएगा। जैसे सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला सैंपल पॉइंट एच एच को आपने इनपुट की तरह डाला। सिंपल सिंपल सा बात है यार, यही तो काम करते आ रहे हैं अभी तक हम लोग। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स पूरा ऐसे किए कि करना कुछ नहीं है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको रैंडम वेरिएबल पहचानना है, उसका फंक्शन रूल देखना है कि फंक्शन रूल क्या है। दूसरे स्टेप में आपको इवेंट को पहचान के उसका सैंपल स्पेस लिखना है। तीसरे स्टेप में आपको जो आपका रैंडम वेरिएबल जो आपको जो आप पहचाने हैं उसमें आपको सैंपल स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स को एज ए इनपुट डालिए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रियल नंबर है आउटपुट आ रहा है उसको आप लिखिए। तो तीसरे स्टेप में हम लोग आते हैं। तो एक्स में आपने इनपुट डाला डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स, टोटल 4 सैंपल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सैंपल पॉइंट है एच एच, आपने उसको इनपुट में डाला। तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितना है, 2 है, तो वो 2 है वो आउटपुट की तरह दे देगा। दूसरे को एज इनपुट डाला टीटी, तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने, 0 है, तो उसको वो 0 को आउटपुट दे देगा। और तीसरा और चौथा के सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ हेड्स 1 है, तो उसमें एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 को एज आउटपुट देगा। अब अगर मैं अभी आपको, अगर पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो अभी आप देख के बता सकते हैं ये कैसा रैंडम वेरिएबल है। टेक योर ऑन टाइम, आप वीडियो पॉज करके सोचिए। तो मुझे जहां तक दिख रहा है यार कि एक्स के कौन कौन सा वैल्यूज पॉसिबल। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि स्पीड ना हो। ठीक है, सॉरी, मैं डेटा बना दिया, 1 मिनट। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक्स की कौन मतलब एक्स कैसा रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट है कि कंटीन्यूअस, तो आप पूछिएगा कि सबसे पहले उसका आउटपुट बताइए सर। ठीक है, तो आउटपुट है 0, 1 और 2। ठीक है, टोटल 3 पॉसिबल आउटपुट्स है। अब आपको आउटपुट्स देखना है। अब एक्स के टोटल 3 पॉसिबल आउटपुट्स है, 0, सिर्फ 1, सिर्फ 2, और तीनों डिस्क्रीट आउटपुट्स है। 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, तीनों के जो डिस्क्रीट आउटपुट्स है, अलग अलग आउटपुट्स है। ठीक है, यानी अगर मैं पूछूं कि एक्स के पॉसिबल आउटपुट्स क्या है, तो सिर्फ 0, सिर्फ 1, सिर्फ 2 है। ये कोई इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, आपको फील आ गया होगा कि वो इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैं कह दूंगा कि एक्स जो है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको पिछले वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि हमको क्या करना है क्वेश्चन में। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है कि हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एक्स का। अब एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमको पी एक्स निकाल के देना है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था हमको क्या करना है, एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उस रैंडम वेरिएबल को उसके प्रोबेबिलिटी के साथ लिख दो। यानी हमको बेसिकली उस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी लिख देना है। तो यानी हमको बेसिकली पीएक्स लिखना है। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल एक्स है, तो हमको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यानी बेसिकली हमको एक्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी हमको पीएक्स निकालना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना समझ गया है कि डिस्क्रीट था यार, हमको इतना तो विश्वास है यार, इतना समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक्स के जो पॉसिबल आउटपुट है वो है क्या क्या है, क्योंकि एक्स के जो पॉसिबल आउटपुट है वो क्या क्या है, सिर्फ 0, सिर्फ 1, सिर्फ 2, और तीनों के तीनों डिस्क्रीट आउटपुट है, इसलिए वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब हमको क्या करना है, हमको उसका प्रोबेबिलिटी लिखना है, एक्स का प्रोबेबिलिटी। अब इसका थोड़ा सीन समझिएगा, इसका थोड़ा फील समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ बीच में, पॉसिबल आउटकम। एक्स के मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनिएगा मेरा लाइव। एक्स के पॉसिबल आउटकम्स है 0, 1 और 2। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यानी एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आइदर 0 है, आइदर 1 है, या 2 है। यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो एक्स 0 हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्स 1 हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्स 2 हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यही पी ऑफ एक्स बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स यहाँ पे 0 है, तो एक्स 0 है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये यहाँ लिखाएगा। एक्स 1 है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये यहाँ लिखाएगा। और एक्स 2 है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ लिखाएगा। ठीक है, और यही तीनों को जनरलाइज करके हम पी एक्स लिख देते हैं, यानी एक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है, इन्हीं तीनों को जनरलाइज करके हम px ले देते हैं, यानी x की क्या प्रोबेबिलिटी। अब x जीरो है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप सिंपल सा जान सकते हैं यार, जीरो हेड्स एक भी हेड्स नहीं हो, यानी दोनों टेल्स हो, वो एक ही केस है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/4 सॉरी। एक्स वन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी एक हेड हो, ये दो केस में आ सकता है, यानी ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। एक्स टू इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक्स टू इसका मतलब दो हेड्स है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों है, जब दोनों में हेड आ जाए तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो ये हम लोग अभी तक सीखे हुए हैं, तो बस यही है आपका क्वेश्चन, यही है जो टेबल टाइप का बना है, यही हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। ठीक है, कितना सिंपल था यार, लल्लू से सीख था कि बस थोड़ा सा बस उसका प्रोबेबिलिटी लिख देना, जो हम लोग सीखे हुए हैं 11 12 के नॉलेज से, बस काम खत्म। एक आपको कह सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने दे, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना था, होता है आपको बेसिकली किसी रैंडम वेरिएबल का ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने देगा, तो आपको उस रैंडम वेरिएबल को यहाँ लिखना है, उसका पी एक्स यानी उसका प्रोबेबिलिटी को यहाँ लिखना है, अब उसका कर्व बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एग्जाम्पल के बना, तो एक्स का कौन कौन सा वैल्यू है, जीरो है, वन है, टू है, ठीक है। अब एक्स जीरो पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, तो बेसिकली ये एक पॉइंट हो गया ग्राफ में। एक्स वन वन पे प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, तो ये बेसिकली ये एक पॉइंट हो गया ग्राफ में। अब एक्स टू है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये यहाँ पे है, तो ये एक पॉइंट हो गया ग्राफ में। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में बेसिकली हमारे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, और तीनों के तीनों डिस्क्रीट पॉइंट्स आ रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं मेरे से कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इन तीनों को मैंने ज्वाइन क्यों नहीं कर दिए, ठीक है। तो भाई वो गलत बात है, ठीक है। अब क्यों गलत बात है मैं बताता हूँ। भाई हमारा जो बेसिकली रैंडम वेरिएबल था वो क्या था, ठीक है। हमारा जो रैंडम वेरिएबल है एक्स, ठीक है, वो बेसिकली एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अगर एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब एक्स के जो पॉसिबल आउटपुट्स है वो भी डिस्क्रीट आउटपुट्स होंगे। तो अगर आप सारे आउटपुट्स को उनके प्रोबेबिलिटी के साथ लिख के, ठीक है, उनका एक ग्राफ प्लॉट करें, तो आपको एक डिस्क्रीट पॉइंट्स मिलेंगे ना, आपको एक डिस्क्रीट पॉइंट्स वाला कर्व मिलेगा, ऐसा तो नहीं है वो पूरा ही ज्वाइन हो जाएगा। फील आ रहा होगा, क्योंकि एक्स जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक्स से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के कारण जब एक्स के जो आउटपुट्स होंगे वो भी डिस्क्रीट होंगे, जैसे यहाँ पर है 0 1 2, ठीक है, डिस्क्रीट आउटपुट्स होंगे। और डिस्क्रीट आउटपुट्स होंगे तो जब हम उन सारे आउटपुट्स को जब तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है, जब तुम उन सारे आउटपुट्स का और सारे डिस्क्रीट आउटपुट्स का जब तुम उसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है, और जब तुम कर्व प्लॉट करोगे, ठीक है, जब तुम कर्व बनाने की कोशिश करोगे, तो जाहिर सी बात है आपको डिस्क्रीट पॉइंट्स का, आपको मतलब आपको एक डिस्क्रीट ग्राफ मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रीट पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0 1 2 था, डिस्क्रीट पॉइंट्स था, तो जब आप इनके प्रोबेबिलिटी निकाले, एक्स जीरो की प्रोबेबिलिटी, एक्स वन की प्रोबेबिलिटी, एक्स टू की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और जब आप इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो आपको जाहिर सा बात है डिस्क्रीट एक्स जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट आउटपुट्स है, तो आपको डिस्क्रीट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। जब जीरो और पी एक्स इक्वल टू जीरो, वन और पी एक्स इक्वल टू वन, टू और पी एक्स इक्वल टू टू, जो को जब आप पॉइंट से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो आपको डिस्क्रीट पॉइंट्स मिलेंगे। आप इनको ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई कंटिन्यूस सेट नहीं है, ये एक डिस्क्रीट सेट है। मुझे पता है आपको थोड़ा समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा ये बात, ठीक है, इसलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, तब आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वैसे ही एग्जांपल मैं आपको अच्छे तरीके से मतलब जब मैं अपकमिंग वीडियोस में कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा तब भी मैं वहां पर लूंगा, ठीक है। तो गाइस मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको ये मैं जब हम लोग कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा तब भी मैं वहां पे अच्छे तरीके से इस चीज को वापस एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानिए या समझिए। एक्स जो है वो कोई भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अब मैं फील कराना चाहता हूँ कि क्यों दोनों में डिफरेंस है, क्या है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स जो है कोई भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या क्लिक किया होगा कि अगर एक्स कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो बेसिकली एक कंटीन्यूअस सेट होगा, यानी वो बेसिकली इंटरवल बना रहा होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो एक्स जो है वो बेसिकली एक कंटीन्यूअस सेट होगा, एक कंटीन्यूअस इंटरवल बना रहा होगा। तो मैंने बोल दिया कि एक्स के जो आउटपुट है, मान लो लेट्स सपोज वो 0 से इंफिनिटी, यानी 0 से इंफिनिटी के बीच में सारे के सारे रियल नंबर्स एक्स के आउटपुट है। मैंने बोला बिल्कुल, चलो तो तुमने बोला सही है, चलो। अब अगर मैं पूछूं कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालिए एक्स का, तब क्या बोलिएगा कि हमको पी एक्स निकालना है, ठीक है, राइट से पी एक्स निकालना है। अब अभी मैं बोलूंगा ना कि अभी आप कंटिन्यूअस को भी डिस्क्रीट की तरह फील करिए, अभी आप कंटिन्यूअस को भी डिस्क्रीट की तरह फील करिए, कैसे फील करना है ऐसे, तो आप ऐसे समझिए कि एक्स क्या है, एक्स का आउटपुट क्या है, एक्स मेरा एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसलिए इसका जो आउटपुट है वो कंटिन्यूअस सेट है। अब वो क्या है कि वो जीरो से इन्फिनिटी, एक्स का आउटपुट है क्या, कि वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर्स को एज आउटपुट दे रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप सारे आउटपुट्स को मान लीजिए, लेट्स सपोज अगर आप लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे तो इनफाइनाइट आउटपुट्स लिख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको डिस्क्रीट की तरह फील कराना चाहता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा इसको डिस्क्रीट की तरह फील करवाना चाहता हूँ, क्योंकि डिस्क्रीट की तरह अगर आप फील कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इसको डिस्क्रीट की तरह कैसे फील कराऊंगा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक्स के जो आउटपुट क्या है, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में सारे के सारे रियल नंबर्स को एज आउटपुट दे रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप भगवान है,
और आप जीरो से इन्फिनिटी के बीच में सारे के सारे रियल नंबर्स को लिख लिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.11 ऐसे करके सारे के सारे रियल नंबर्स को ऐसे लिख लिए, तो जाहिर सी बात है ये एक इनफाइनाइट टेबल बन जाएगा, ठीक है। और उन सारे एक्स के वैल्यूज के लिए आपने पी एक्स निकाला, तो ये बेसिकली एक इनफाइनाइट टेबल बन रहा होगा, आप फील कर सकते हैं। मैं ऐसे इसलिए फील कराना चाहता हूँ क्योंकि कंटिन्यूअस को जब आप डिस्क्रीट की तरह फील कर लीजिएगा ना, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि होता क्या है मैं बताता हूँ। डिस्क्रीट समझना आसान होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग कंटिन्यूअस को ही अगर हम लोग डिस्क्रीट की तरह सेंस कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा रास्ता, ठीक है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ये कंटिन्यूअस सेट है, ये जीरो से इन्फिनिटी के बीच में सारे के सारे रियल नंबर्स का जो आउटपुट दे रहा है, ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर्स का जो आउटपुट दे रहा है, लेकिन तब भी मैं इसको अगर डिस्क्रीट की तरह फील करूँ, ठीक है, तो मैं सारे आउटपुट को लिख लूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं जीरो से इन्फिनिटी के बीच में सारे के सारे रियल नंबर्स को जो ये आउटपुट की तरफ दे रहा है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स को मैं लाइन से लिख लूंगा, ठीक है। लेट सपोज मैंने लिख लिया, ठीक है, मैंने मान लो लेट सपोज मैंने लिख लिया, मैं कैसे लिखा मुझे नहीं पता, मैंने एक इनफाइनाइट टेबल बनाया, उसमें जीरो से इन्फिनिटी के बीच में सारे के सारे रियल नंबर्स को एक लाइन से लिख लिया, और उसका प्रोबेबिलिटी जो है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मैं भी मैंने लिख लिया, ठीक है, ऐसे लिख लिया नीचे, ठीक है। तो एक बेसिकली इनफाइनाइट टेबल बन जाएगा, आपको फील आ रहा होगा। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में पूछूं कि भाई इसका प्रोबेबिलिटी कर्व बना के दे, तो आप बोलिएगा यहाँ एक्स है, यहाँ पी एक्स है। अब आप क्या बोलिएगा कि यहाँ जीरो, यहाँ इन्फिनिटी है, इधर कहीं। तो अब हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब आप उसका पी एक्स लिखिएगा, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो आपको फील होगा कि आपका जो ग्राफ है ना वो बेसिकली सटा हुआ ग्राफ है, यानी बेसिकली एक कंटिन्यूअस टाइप का ग्राफ का फील आएगा, और डैश वाई यहाँ पर मिल जाएगा वो ग्राफ, ठीक है। पिछले केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पिछला केस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का था, उसमें डिस्क्रीट पॉइंट्स थे, इसलिए जब दोनों पॉइंट्स को यानी जब डिस्क्रीट आउटपुट्स और उनके प्रोबेबिलिटी को जब हमने प्लॉट किए तो डिस्क्रीट पॉइंट्स मिले हमको ग्राफ में, ना कि कंटीन्यूअस पॉइंट्स मिले। लेकिन यहाँ पर चूंकि कंटीन्यूअस सेट है इसलिए हमको कंटीन्यूअस पॉइंट्स मिले, ठीक है। कंटीन्यूअस पॉइंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को जब हम लोगों ने प्लॉट किया तो हमको कंटीन्यूअस पॉइंट मिलते गए, और हमको ऐसा फील हुआ, हमको ऐसा जब बनाते समय हमको समझ में आ गया कि बेसिकली एक कंटीन्यूअस टाइप का ग्राफ बने। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे मैं ये बात को वापस से कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के समय बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहता हूँ ना, ये चीज का फील करें, ठीक है, फील ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो चीज है ना, इस चीज का फील है कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल को आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तरह कैसे सोच सकते हैं। ये चीज ना बहुत हेल्प करता है यार, मुझे भी हेल्प किया था, ठीक है, जब मैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ा था, ठीक है, तो मुझे भी वो दिक्कत हुआ था, लेकिन जब मैं ऐसे फील करना शुरू कर दिया तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना थोड़ा जो मैंने ये फील दिलाया है, इसको आप वापस से फील थोड़ा सा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा समझिए, ठीक है। लेकिन इस चीज को यूज करिए कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तरह कैसे सोचें, ठीक है। इस चीज का यूज मैं आगे हर जब मैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा तब मैं यूज करूंगा, वहां पर मैं बताऊंगा, ऐसे टेंशन नहीं लीजिए। तो भाई आज ये क्लास एग्जांपल लेके जल्दी से खत्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एग्जांपल है कि 16 सॉरी एग्जांपल है कि 16 गर्ल्स है एंड 4 बॉयज है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन अ ड्रॉन ऑफ 2 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए आपका, आपको रैंडम वेरिएबल ढूंढना है और उसका फंक्शन रूल ढूंढना है। तो जाहिर सी बात है कैसे ढूंढेंगे, हमको पता है आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉय, और हमको पता है कि हम लोग हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो निकालते हैं किसी रैंडम वेरिएबल का निकालते हैं उसका फंक्शन रूल का निकालते हैं। तो हमको दिख गया कि नंबर ऑफ बॉयज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यानी रैंडम वेरिएबल जो है वो एक्स होगा और वो बेसिकली नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी उसका फंक्शन रूल नंबर ऑफ बॉयज होगा। फिर से देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, यानी आपको निकालना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, यानी आपका जो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, वो बेसिकली नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी उसका फंक्शन और नंबर ऑफ बॉयज होना चाहिए, ठीक है। तो हमको रैंडम वेरिएबल मिल गया। अब दूसरा जो काम था कि हमको सैंपल स्पेस देखना, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा हमारे इवेंट पे, हमारा इवेंट क्या है कि हमको 2 स्टूडेंट उठाना है। लेकिन अभी के लिए मैं अभी के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अल्टर कर रहा हूँ कि अभी के लिए मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आप कितना भी स्टूडेंट उठा सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कि आप कितना स्टूडेंट उठा रहे हैं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कुछ सैंपल मतलब आपका अब आपका सैंपल स्पेस क्या आता है, आपको 20 का 20 स्टूडेंट सैंपल स्पेस है, ठीक है, आप उसमें से कितना भी स्टूडेंट उठा सकते हैं, सही बात है। अब x के पॉसिबल वैल्यूज को देखना है तीसरे स्टेप में। अरे देखिएगा जो मैंने यहाँ पे स्टेप लिखा है तीसरे स्टेप में, कहाँ गया,
सॉरी, तीसरे स्टेप में मैंने क्या कहा था कि आपको, आपने ये स्टेप कर लिया, आपने ये स्टेप कर लिया, आपको तीसरे स्टेप में एक्स के पॉसिबल आउटकम्स देखने हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने आपको समझ में आ गया कि हमारा ये क्या है, हमारा इवेंट क्या है कि आपको 20 स्टूडेंट्स में से आप कोई भी कितने भी स्टूडेंट्स आप उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है 2 स्टूडेंट्स का, लेकिन अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तब आप क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कि हमारा इवेंट क्या है कि हमारा 20 स्टूडेंट्स मेरे सामने है, 20 स्टूडेंट्स में से मेरे को कोई भी, कितने भी, जितना मैंने मन चाहे उतना स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने कितना भी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया, मेरे को नहीं पता कितना। अब मैं पूछूंगा कि एक्स के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। तो एक्स बता रहा है कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितना है। सही बात है। ठीक है, एक्स क्या बता रहा है कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितना है। और सिलेक्शन में मैंने बोल दिया कि कितना भी स्टूडेंट्स को मैं ले सकता हूँ, मैं हो सकता है 20 स्टूडेंट्स को ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब कहने के चाहिए कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 20 में से आप कोई कितने भी स्टूडेंट्स उठा लीजिए, कितने भी स्टूडेंट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उनमें नंबर ऑफ बॉयज कितना है वो काउंट कर लीजिए। तो एक्स के अगर मैं पॉसिबल वैल्यूज पूछूं तो आप क्या क्या बोलिएगा, एक्स के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो आप बोलिएगा सेलेक्टेड स्टूडेंट में हो सकता है एक भी बॉयज नहीं हो सकता है एक बॉयज हो सकता है दो बॉयज हो सकता है तीन बॉयज हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 ही बॉयज होगा, ऐसा तो नहीं 5 बॉयज हो जाएगा, 4 तो टोटल बॉयज ही है। तो मेरा काम हो गया तीसरा, तीसरा स्टेप मेरा कंप्लीट यहाँ का। यानी हम एक्स का आउटपुट लिख दिया। अब चौथा स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन में जो पूछा है हमको उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यानी वो बेसिकली पीएक्स निकालना है। जाहिर सी बात है, वो क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ बॉयज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रैंडम, एक रैंडम वेरिएबल एक्स जो कि नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको निकालना था नंबर ऑफ बॉयज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से समझिएगा। हमको निकालना था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, हमको नंबर ऑफ बॉयज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यानी बेसिकली हमको नंबर ऑफ बॉयज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स, तो हमको बेसिकली एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यानी हमको बेसिकली पीएक्स निकाल के देते ना। तो बस पीएक्स निकाल देते हैं जल्दी से, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे निकालेगा पीएक्स, ये हो जाएगा पीएक्स इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी, ये 1 का प्रोबेबिलिटी आप समझ गए होंगे, ये 2 का या 3 का आप समझ गए होंगे यार। ठीक है, इतना मैं नहीं लिखा। तो लेकिन अभी के लिए हमको 2 स्टूडेंट्स का रिस्ट्रिक्शन है, ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, ये मैंने बस बनाने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन मैं देखिएगा 2 स्टूडेंट्स का रिस्ट्रिक्शन को कैसे इंक्लूड करता हूँ। एक्स जीरो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स जीरो जीरो, एक्स जीरो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एक्स जीरो मतलब आप एक भी बॉयज नहीं उठा रहे, आप सारे के सारे गर्ल्स उठा रहे हैं, यानी जो 2 स्टूडेंट्स आप उठा रहे हैं। ठीक है, अब आप रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको 2 स्टूडेंट उठाने हैं और दोनों गर्ल्स उठाने हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 16 में से कोई भी दो, 16 में से कोई भी दो लड़की सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है कि 20 में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो। सिंपल सी बात है, एक उठाना है, यानी एक गर्ल एक बॉय। ठीक है, तो 16 में से कोई भी एक लड़की उठा लो, 4 में से कोई भी एक लड़की उठा लो, लड़के उठा लो, और 20 में से कोई भी दो स्टूडेंट उठा लो। दो हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ बॉयज दो, तो 4 में से कोई भी दो लड़के उठा लो, अपन 20 C2। अब एक्स की वैल्यू 3 और 4 का तो सोचिएगा, हमको 2 स्टूडेंट उठाना है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमको 2 ही स्टूडेंट उठाना है, और मैं कह रहा हूँ कि आप 3 बॉयज हो, उसमें से 3 बॉयज हो या 4 बॉयज हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो मैंने देखा कि मैंने आपको फील कराने के लिए बस अभी क्या है, मैंने बस बेसिकली पूरा टेबल बनाने के लिए मैं आपको बस कह दिया कि थोड़ा देर के रिस्ट्रिक्शन भूल जाओ, लेकिन मैंने रिस्ट्रिक्शन को फिर इनकॉर्पोरेट भी कर लिया। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने तरफ से भी एक बार वापस से ट्राई करें, ठीक है, इस एग्जांपल को, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज के ठीक है पॉइंट्स मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, दो ही पॉइंट्स है जो आपको समझना है। पहला कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या। ठीक है, तो किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स को उसके प्रोबेबिलिटी के साथ लिख दो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया। एंड हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि इसमें जो हमको बोला गया था कि इन अ ड्रॉन ऑफ 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सबसे पहले जो 5 स्टेप थे उसको मैंने एक एक तरह से फॉलो किया। ठीक है, एक्स का जो आउटपुट निकालते समय बस मैं बोला हूँ कि एक्स थोड़ा देर के लिए कंडीशन भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि एक्स का आउटपुट आ सकते हैं 0 1 2 3 4, ये 4 आउटपुट 5 आउटपुट आ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, ये थोड़ा देर के लिए बस भूल जाओ, उसके बाद मैं वापस से इंकॉर्पोरेट कर दिया जब मैंने इनका प्रोबेबिलिटी 0 लिख दिया। ठीक है, तो कायदे से मैं अब जो इंपॉर्टेंट चीज लिखाना चाह रहा हूँ कि स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका कि आपको रैंडम वेरिएबल पहचानना है और उसका फंक्शनल रूप। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको पहचानना है, आपको इवेंट पहचान के उसका सैंपल स्पेस लिखना है। ठीक है, वैसे कायदे से अगर मैं आपको कहूँ तो आप ऐसा नहीं भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा बनाऊं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते, मैं आपको बस समझाने के लिए कर दिया ताकि आपको ज्यादा थोड़ा ज्यादा केस दिखे। ठीक है, अगर आपको कायदे से अगर आपको देखना है कि आप तो बोलिएगा भाई मेरा तो इवेंट क्या है, मेरा इवेंट है 2 स्टूडेंट चूज करना, तो मैं 4 स्टूडेंट क्यों चूज करूँ, मैं कितना भी स्टूडेंट क्यों चूज करूँ, मैंने बोला बिल्कुल सही।
तो अगर आपको इवेंट दो स्टूडेंट चूज करना है तो आप उसको ऐसे भी बना सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको कोई गलती नहीं कर देगा ये। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप, अगर आपको दिख रहा है कि आप मेरा इवेंट दो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है तो मैं दो ही स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा, और उसमें उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, जी जी, बेबी, ठीक है, एनजीबी, यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। और तो इन तीन पॉसिबिलिटी में एक्स का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, तो पहला इनपुट को जब हम लोग डालेंगे, यानी पहला सैंपल पॉइंट को जब हम लोग डालेंगे एक्स में, तो एक्स क्या देगा, तो एक्स बेसिकली नंबर ऑफ बॉयज को बता रहा है। ठीक है, हैंडराइटिंग में मत चाहिएगा, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको दो स्टूडेंट उठा देते हैं, मेरा इवेंट क्या था, दो स्टूडेंट उठाना, उसका सैंपल स्पेस हमने लिखा जी जी बी बी जी बी। उसके बाद हर सैंपल स्पेस के हर सैंपल पॉइंट को आप एक्स में डालिएगा, और उसका एक्स जो है उसके करस्पॉन्डिंग रियल नंबर देगा। तो पहला सैंपल पॉइंट जी जी को जब आपने डाला तो उसमें नंबर ऑफ बॉयज जीरो है तो जीरो दे देगा, दूसरा को डाला उसमें नंबर ऑफ बॉयज दो है बीबी, तो दो दो आउटपुट दे देगा, और तीसरा को डाला उसमें एक आउटपुट दे देगा। अब आपको कुछ नहीं करना, पी एक्स निकाल दीजिए, जीरो बॉयज वही एकदम वही तरीका से, जीरो एक्स का वैल्यू जीरो यानी जीरो बॉयज यानी दोनों गर्ल्स, तो ऐसे निकाल दीजिए, सिंपल। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैंने बता दिया, इनफैक्ट मैं बोलूंगा आप ऐसे ही करिए हमेशा। ठीक है, मैं वो वाला तरीका जरूरी नहीं है आपको करना, वो बेसिकली बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप हमेशा ऐसे ही करिए, और दो बॉयज के लिए वही 4C2 20C2। ठीक है, तो ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये जो मैं अभी जो स्टेप दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे करिएगा ना तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप में क्या करना है, आपको रैंडम वेरिएबल एक्स पहचानना है और उसका फंक्शनल रूल पहचानना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको इवेंट पहचान के उसका सैंपल स्पेस पहचानना है। तीसरे प्रोसेस में क्या करना है, आपको सैंपल स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स को, ठीक है, एज ए इनपुट डाल के आपको एक्स के पॉसिबल आउटपुट, आपको क्या करना है, बेसिकली रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल आउटपुट्स निकालने हैं, पॉसिबल आउटपुट्स। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वही पी एक्स निकाल के दे देना, काम खत्म। तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने सब चीज क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, मैंने एक एक चीज पर ध्यान दिया हो यार। ठीक है, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, किसी भी स्टेप पे मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा नया चीज सीखने को मिला है, तो आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा ट्राई करिए, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। एंड 9 पॉइंटर के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप इसे पेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको और बाकी सब्जेक्ट्स में भी दिक्कत आ रही है तो आप उसके भी टॉपिक्स इस चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप अपने तरफ से भी एफर्ट्स मारिए। ठीक है, वापस से उस क्वेश्चन को ट्राई करिए, एग्जाम्पल्स को ट्राई करिए, आपको अच्छा तरीके से समझ में आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कोई भी क्वेरी आए हो, और शेयर करिएगा जरूर जिनको ये टॉपिक समझने में थोड़ा दिक्कत हो। एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते जाए। आई होप आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।